हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सेवा में पुनः मैं एक बार हाजिर हूं और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम बाल विकास के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और ये बाल विकास के प्रैक्टिस प्रश्न जो हैं दोस्तों, ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला है और काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होगी। ठीक है, तो यूपी टेट एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो शूट कर रहे हैं और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। इसलिए पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा प्रश्न के लेवल कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे होते हैं। बाल विकास के जो 30 प्रश्न आपके बनते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे आपका सी टेट हो, दोनों के अकॉर्डिंग आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न हम देखते हैं। आज की वीडियो का अगर पहला प्रश्न की बात करें तो विकास किससे किसके तरफ आगे बढ़ता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, कि आपका जटिल से कठिन की तरफ बढ़ता है, कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ता है, कि आपका साधारण से सरल की तरफ। किसके तरफ, तो आपको बता दें दोस्तों, जो विकास होता है ना, वह सबसे पहले सामान्य से किसके तरफ जाता है, विशिष्ट की तरफ जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विकास आमतौर पर सिर से पैर तक होता है। याद रखेंगे, जो विकास होता है दोस्तों वह आमतौर पर सिर से पैर की तरफ होता है। विकास के इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विपक्षी से एकपक्षी बोलते हैं, कि विशिष्ट से सामान्य बोलते हैं, कि इसको हम लोग समीप दूरभिमुखी बोलते हैं, कि इसको हम लोग मस्तिष्काभिमुखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो आपको पता है ना दोस्तों कि जो विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ हो रहा है, मतलब सर से पैर की तरफ। तो सर का मतलब मस्तिष्क है और मस्तिष्क किसके तरफ हो रहा है दोस्तों, पैर की तरफ हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मस्तिष्काधोमुखी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको एक पॉइंट तो ये याद रखना है, सेकंड पॉइंट याद रखना है कि विकास आमतौर पे कैसा होता है, तो सिर से पैर की तरफ होता है। इस बात को याद रखेंगे, ये कहीं भी दे सकता है, आप इसको याद रखेंगे, सिर से पैर की तरफ एक पॉइंट याद रखिए और एक पॉइंट याद रखिए केंद्र से बाहर की तरफ। एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि जो विकास होता है ना, वो केंद्र से किसके तरफ होता है दोस्तों, बाहर की तरफ होता है। याद रखेंगे विकास, दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। तो कौन ऐसा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, यही हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विद्यार्थियों की अभिरुचि। याद रखेंगे, जब तक विद्यार्थी के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, बालक के अंदर अभिरुचि नहीं रहेगी, रुचि नहीं रहेगी, लगन नहीं रहेगा, तब तक बालक सीखेगा नहीं। तो सीखना, जो अभिरुचि है ना, यह जो होती है ना, इस सीखने को प्रभावित करती है दोस्तों, ये बात को याद रखेंगे। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, याद रखेंगे, ये भी करती है, याद रखेंगे दोस्तों। और विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, जो बालक का स्तर होता है ना, विकासात्मक जो स्तर होता है ना, ये भी सीखने को प्रभावित करता है। और सीखने सिखाने की जो पद्धतियाँ होती है ना, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ का मतलब जो होता है, जब बच्चा सीख नहीं पाता है तो उसको तरह तरह के हम लोग तरीके अपनाते हैं और वही तरीका क्या कहलाता है दोस्तों, पद्धति कहलाता है। तो सीखने सिखाने की जो पद्धतियाँ होती है ना, ये भी दोस्तों क्या होती है, सीखने को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड जिसमें आपको मिल रहे हैं ना, वही आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर के हम बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पियाजे के अनुसार, याद रखेंगे, संज्ञानात्मक विकास किन्होंने दिया है। याद रखेंगे, संज्ञानात्मक विकास की जो संज्ञा है वह जीन पियाजे के द्वारा दी गया है। एक प्रश्न तो आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बन भी जाता है, ठीक ना। तो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया है, तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और प्रश्न कर रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने रूपों में, तो आपको बता दें 4। याद रखेंगे, जीन पियाजे ने, याद रखें, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इसमें बालक की अवस्थाओं को किसने भागों में बांटा, तो 4 भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। अगर आप बात करेंगे पहली अवस्था क्या होती है, तो आप लोगों को पता भी होता है ना, संवेदीगामक जो अवस्था होती है कितने से कितने साल की होती है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। आपको पता होना चाहिए, संवेदीगामक अवस्था होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, नहीं याद है अभी तक तो। सेकेंड नंबर आता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पूरा लिखना संभव नहीं है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। और अगला अब हमारा 3 नंबर पर आ जाता है दोस्तों, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है दोस्तों, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। और इसके बाद लास्ट में आता है अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। याद रखेंगे, अमूर्त या इसी को औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है इसको हम लोग बोलते हैं। यही जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास दिया गया और इसमें बच्चों के चार
अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। आप लोग याद रखेंगे, क्रोमोसोम को गुणसूत्र से आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं। बहुत लोग क्रोमोसोम में फंसेंगे, तो जो आप हिंदी नाम जानिए, गुणसूत्र होता है। तो लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यही आपको बताना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आपसे कहीं पूछे कि कुल क्रोमोसोम या कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप बताइएगा कितने होते हैं दोस्तों। 46 होते हैं, 46 इनकी संख्या होती है। अगर पेयर गुणसूत्रों की बात पूछे, जोड़े गुणसूत्रों की बात पूछे, तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों, 23 होती है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। जोड़े में, अगर जोड़ों में बात करें दोस्तों कि ये जोड़े में कितने होते हैं, पेयर गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। और टोटली का बात पूछे तो आप लोग याद रखेंगे 46, 46 होते हैं। ठीक है, आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखेंगे, जो पुरुष का क्रोमोसोम होता है ना, याद रखेंगे पुरुष के क्रोमोसोम जो होता है ना, एक्स और वाई होते हैं। याद रखेंगे क्या होते हैं दोस्तों, एक्स वाई होते हैं। और यहीं पे स्त्री या महिला की बात करें दोस्तों, तो इनका क्या होता है, तो इनका एक्स एक्स होता है। ठीक ना। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होगा, तो आप तुरंत बताइएगा, लड़का मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब क्या है दोस्तों, एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर एक्स एक्स रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, एक्स एक्स क्रोमोसोम की अगर वहाँ पे उपलब्धता मिले तो महिला होगी, और एक्स वाई रहे तो दोस्तों वो क्या होगा, पुरुष होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर कह रहा है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। याद रखेंगे, जो भाषा विकास के संदर्भ में जो संवेदनशील अवस्था होती है ना, वहाँ पे बच्चा सर्वप्रथम भाषा को सीखने के तरीकों को जानता है, बच्चा अपनी भाषा को सीखता है। और संवेदनशील अवस्था में बच्चे की प्रथम भाषा जो होती है ना, वह मातृभाषा होती है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो प्रश्न आपका कहा है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। जन्म पूर्व का समय ये होता है दोस्तों, कि आपका प्रारंभिक अवस्था होता है, कि आपका मध्य बचपन होता है, कि आपका युवा अवस्था होता है। क्या होता है दोस्तों, तो संवेदनशील, भाषा सीखने की संवेदनशील जो अवस्था होती है ना, वह प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। आपको बता दें, आपको पता भी होगा, चामुस्की। याद रखेंगे दोस्तों, एक शब्द आपको बता दे रहे हैं, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है चामुस्की, जो कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये चीज़ें याद रखेंगे, यही कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने क्या होती है दोस्तों, जन्मजात क्षमता होती है। ये इनके इंपॉर्टेंट वक्तव्य या कथन है। आगे देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर की हम बात करेंगे। 7 नंबर का राय कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दे रहा हूं, जो विकास होता है ना, विकास को आप माप नहीं सकते हो, विकास की कल्पना कर सकते हो। और अभिवृद्धि का क्या होता है दोस्तों, इसका हम लोग मापन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है, आसान तरीका होता है। विकास को आप क्या कर सकते हो, विकास का आप अनुभव कर सकते हो, परिकल्पना कर सकते हो कि विकास हमने किया है। ठीक ना, ये इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप इस चीज़ को आसानी से कवर कर लेंगे। अब अंतर पूछा है तो देखिएगा, अंतर क्या होगा यही आपको बताना है। विकास मात्रात्मक होता है, अगर मात्रात्मक होता है तो विकास को हम माप लेते हैं। याद रखना, मात्रात्मक नहीं होता है। विकास जीवन प्रयत्न चलता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप लोग सुने भी होंगे, विकास जो होता है, जब बच्चा का माँ के पेट में भ्रूण का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं से बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे का विकास माँ के गर्भ से लेकर और जब तक जीवन प्रयत्न चलता है, कब्र तक, मतलब कब्र का मतलब जब तक व्यक्ति मृत्यु को न प्राप्त कर ले। ठीक है, तो विकास जीवन प्रयत्न चलता है। और अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब दोस्तों याद रखेंगे, जैसे उसका जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट हो गया, उसका भार हो गया, इस सभी चीज़ें होती हैं, एक निश्चित समय तक चलती है और उसके बाद वे रुक जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेल लिपि के बारे में। 8 नंबर प्रश्न का है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है। यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो ब्रेल लिपि होती है ना, याद रखेंगे, यह अंधों की लिपि होती है। किन के लिए ली जाती है दोस्तों, तो अंधे लोग के लिए दी जाती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें कितने बिंदु होते हैं, इंपॉर्टेंट तो टॉपिक ये भी बनता है। इनमें जो बिंदु होते हैं ना, स्पर्श डाट इसको बोलते हैं, स्पर्श डाट, और ये 6 बिंदु होते हैं।
स्पर्श करके, जो अंधे लोग होते हैं ना, हाथों से उंगलियों से स्पर्श करके ये चीज़ों को पढ़ लेते हैं, ये जान जाते हैं क्या चीज़ें लिखी गई है, ठीक ना। यही जो दोस्तों है लुई ब्रेल लिपि इसको बोलते हैं, लुई ब्रेल द्वारा दी गई थी ब्रेल लिपि है। और याद रखेंगे ये लुई ब्रेल कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के थे, याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी याद रखिएगा। और आपको बता दें लुई ब्रेल लिपि का लुई ब्रेल द्वारा ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्रेल लिपि जो है किसके द्वारा दी गई है, तो लुई ब्रेल के द्वारा, ठीक। कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। कितनी डाट रेखाएं होती है, तो 6 डाट रेखाएं होती है, ठीक। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है, यही आपको बताना है दोस्तों। शारीरिक निशक्त लोगों के लिए, कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए, कि वाचना बाधित लोगों के लिए, कि इनमें से कोई नहीं, आपका दृष्टि बाधित मतलब जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा, यही आपका सही बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर की हम बात करते हैं, अभिवृद्धि को मापने के लिए कौन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, यही आपको बताना है दोस्तों। जो अभिवृद्धि होती है ना, अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे आपका भार हो गया, आपका हाइट हो गया, ये सब चीज़ें अभिवृद्धि के अंतर्गत आती हैं। तो अभिवृद्धि को मापने के लिए किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, ऊंचाई और वजन, मानसिक आयु, सामाजिक कौशल, संवेगात्मक स्थिरता। क्या आएगा अभिवृद्धि के अंदर, आपको बता दूं दोस्तों, अभिवृद्धि के अंदर आएगा ऊंचाई और वजन। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही होगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो मानव का विकास होता है ना, वो किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, यही आपको बताना है। उसके वृद्धि पर करेगा उसका विकास, कि उसके वातावरण पर करेगा, कि उसकी बुद्धि पर करेगा, कि उसके वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परस्पर आंतरिक क्रियाओं पर करेगा। यह ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, कभी भी आप बाल विकास या सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को कवर करिएगा तो केवल आप प्रश्न पढ़ के, एक ऑप्शन पढ़ के आप आंसर को टिक मत करिएगा, चारों ऑप्शन को आपको टच करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। और जब चारों ऑप्शन को टच करिएगा, देखिएगा कि किस पर, देखिएगा उसके वृद्धि पर भी करेगा, उसके वातावरण पर भी करेगा, उसके बुद्धि पर भी करेगा। तो मतलब वृद्धि, वातावरण और बुद्धि जहां भी हो दोस्तों, उसको आप लोग आंसर टिक मारो, वही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन सबसे सही जो है ना ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आप अभिषेक एकेडमी के चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर करके दोस्तों के साथ साथ हमारे भी आप लोग मदद करिए, ठीक है। और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में, और एक चुनिंदी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें जो कि आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, वो चीज़ें मिलेगी, आपको कुछ अलग से चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। जो परिवार होता है ना, वह बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, कैसा शिक्षा प्रदान करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करेगा कि अनौपचारिक रूप से, कि प्रयत्न सहित, कि नियमित रूप से, कौन सी शिक्षा प्रदान करेगा जो आपका फैमिली है, जो आपका परिवार है। आपको बता दें दोस्तों, आपसे मैं यहाँ पे कई प्रश्न क्लियर करा रहा हूँ। जैसे जो परिवार होता है ना, यह समाज का सबसे पहला रूप होता है, याद रखेंगे। आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि समाजीकरण या सामाजिकता की प्रथम जो पाठशाला होती है वो कौन होती है, तो आपका परिवार होता है। सामाजिकता कहाँ से स्टार्ट होती है, सामाजिकता कहाँ से पनपती है, तो अपना सबसे पहले परिवार से आप लोग याद रखेंगे। जो सामाजिकता का पहला रूप होता है ना, वो परिवार होता है। सामाजिकता सबसे पहले परिवार से, फिर इसके बाद आस पड़ोस से, इसके बाद समाज से मिलती है। ये चीज़ याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात रखिएगा, पहला अगर टीचर पूछे कि बच्चे की पहली टीचर कौन है या पहला अध्यापक कौन है, तो उसकी माता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगर डॉक्टर पूछे कि पहला डॉक्टर कौन है, तो उसकी माता है। और बच्चे की पहली भाषा कौन है, ये भी बन जाता है, तो तुरंत बताइएगा। बच्चे की जो पहली भाषा है वह उसकी मातृभाषा है, जो किससे प्राप्त होती है दोस्तों, तो उसके माता से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, कैसा, तो यही आपको बताना है। तो जो परिवार होता है ना दोस्तों, यह क्या करता है, अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, ऐसी शिक्षा होती है ना जिसके कोई नियम नहीं होते, इसके सीखने के लिए विशेष स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कहीं भी सीखे जा सकते हैं। तो जो बच्चे को परिवार से शिक्षा मिलती है, इससे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और जो उसके स्कूल से, कॉलेज से, विद्यालय से मिलती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम औपचारिक शिक्षा का नाम दे देते हैं। ये बातों को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ये देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न बहुत फंसाता है, देगा कि सही नहीं है और हम लोग सही को चुन के एक को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, यही हमको बताना है। तो जो विकास होता है ना वह लाइनर मतलब लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, ये बात है दोस्तों, याद रखेंगे। आपको पढ़ाया भी हूँ कि जो विकास होता है वो लंबवत नहीं होता, वह कैसा होता है दोस्तों, वह चहुमुखी होता है, वह वर्तुलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब कौन नहीं सही है यही आपको बताना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, मैंने तो पहला प्रश्न ही आपको बताया था, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये बात देखते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल बात सही है, विकास की अपनी अपनी अवस्था के खतरे होते हैं, भी बात सही है। कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, विकास की गति हर समय एक ही दर से आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है दोस्तों, ये गलत है। तो गलत है तभी यही काम माना जाएगा, सही माना जाएगा। कहा है कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि विकास जो होता है दोस्तों यह वर्तुलाकार होता है, यह घटता बढ़ता रहता है। विकास का ग्राफ देखेंगे तो ऐसे ऐसे घटता बढ़ता रहेगा, बढ़ते घटता, ये चलता जाएगा। जितना हम सीखने का प्रयास करेंगे उतना सीखेंगे, अगर नहीं प्रयास करेंगे तो हम चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो विकास की गति एक समान नहीं होती है, या ऊंच नीच चलती रहती है, श्रृंग गर्तों में चलती रहती है। इसके ग्राफ देखेंगे तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाएगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर और जो दोस्तों पैरों की ओर बढ़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, आपका क्या सही हो जाएगा 13 नंबर का, तो इसको हम बोलते हैं सेफलोकेंडोल। याद रखेंगे, कैंडल जो होता है दोस्तों सेफलोकेंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बातों को याद रखेंगे। और आपसे कहे ना कि केंद्र से बाहर की तरफ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्र से बाहर की तरफ अगर बच्चे का विकास हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। याद रखेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलेंगे केंद्र से बाहर की तरफ विकास हो तब। और याद रखेंगे सिर से पैर की तरफ हो तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सेफलोकेंडल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, यही आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो बच्चा होता है ना वह अमूर्त चिंतन की बात कहा है दोस्तों, याद रखेंगे। अमूर्त चिंतन जैसी क्रियाओं को करने लगे तो वह होते हैं दोस्तों आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 11 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और याद रखेंगे जो आपकी पहली अवस्था होती है जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, पहली तो अवस्था होती है आपकी संवेदी पेशी अवस्था, जो ये होती है इंद्रिय गामक होती है, ठीक ना। संवेदी पेशी अवस्था ये इंद्रिय गामक होती है। और याद रखेंगे सेकंड नंबर पर आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल तक की जो अवस्था बोली जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, यह क्या होती है, यह प्रतीकात्मक होती है। याद रखेंगे दोस्तों, ये कैसी होती है, तो प्रतीकात्मक होती है। याद रखेंगे, प्रतीकात्मक खेल की अवस्था इसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। प्रतीकात्मक खेल की अवस्था हम बोलते हैं पुरुष संक्रियात्मक अवस्था को, 2 से 7 साल तक की अवस्था मानी जाती है। और बी नंबर पर आता है 7 से 11 साल की अवस्था जो होती है, इसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे तार्किक चिंतन की अवस्था, बहुत महत्वपूर्ण है तार्किक चिंतन की अवस्था, इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे आपका जो सी नंबर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन होते हैं और निगमनात्मक चिंतन होते हैं, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर की बात करते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास के किस अवस्था में, यही आपको बताना है। तो बच्चे, एक विकास की अवस्था है जिसमें बच्चा झगड़ालू होता है, बच्चा जो होता है अपराधिक होता है, बच्चा के अंदर बहुत मनोबल उसके बड़े बड़े होते हैं, उसके नायक नायिका की अवस्था बोलते हैं, संघर्ष तूफान की अवस्था बोलते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। और वो अवस्था होती है 12 से 18 साल की बोली जाती है, इसको हम लोग किशोर अवस्था बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। अगला है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जो पहली अवस्था होती है इसको संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की मानी जाती है। दौरान बच्चा सबसे बेहतरीन सीखता है, किसके द्वारा सीखता है दोस्तों, तो याद रखेंगे यह अवस्था इंद्रियों के द्वारा सीखी जाती है। अभी मैंने आपको बताया था इंद्रिय गामक अवस्था इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने प्रश्न हैं काफ़ी टॉप लेवल के प्रश्न हैं, पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी
चाहे आप किसी वर्ष का पेपर उठा लीजिए, हर वर्ष में आपको इस वाले वीडियो से प्रश्न मिल ही जाएंगे, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे आपका सी टेट हो, दोनों का आसान भाषा में तैयारी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक ना, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की। 17 नंबर का रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। याद रखेंगे, गहन और जटिल समाजीकरण, मतलब याद रखेंगे जो आपका गहन और जटिल समाजीकरण की बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे, आपको मैं बहुत पहले भी बता दिया हूं कि समाजीकरण सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो किशोरावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान नहीं, व्यक्ति के पूरे जीवन में तो होता नहीं। पूरे जीवन में समाजीकरण होता है, लेकिन आपका सबसे जटिल की बात बोल दिया तो याद रखेंगे जो बच्चे का किशोरावस्था होता है ना, इस अवस्था में समाजीकरण सबसे जटिल होता है और गहन होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लॉक करेंगे, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट का विकास। किसका दोस्तों? फ्रॉबेल के द्वारा किस चीज़ का विकास किया गया था? तो आपको मैंने बताया था खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने का योगदान जाता है इनको, और इनका नाम था दोस्तों, ये जो आप लोग देखेंगे कीडन पद्धति इनकी थी। और याद रखेंगे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन होगा कीडरगार्टन पद्धति। ऑप्शन नंबर सी खेल खेल में शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर का रहा है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। जो बालक होते हैं ना, उनके शारीरिक व बच्चों के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होती है, कि सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताया हूं कि जो बच्चे का बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है ना, वह सिर से पैर की तरफ होती है, पहली बात। और दूसरी बात होती है केंद्र से बाहर की तरफ, मतलब मध्य से बाहर की तरफ। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, देखिए ना, ये है सिर से पैर की तरफ, बाल सही है, और शरीर के मध्य से बाहर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, मैं चीजें आपको बता दिया हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। याद रखेंगे, तो कौन सा विकास का आयाम है जो आपका नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बताया ना कि नोम चॉम्स्की द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। याद रखेंगे, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन क्या है? जो मानसिक अवस्था का अध्ययन कहलाता है, कि व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, कि चेतना का, क्या आपका मन का? तो याद रखेंगे, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान जो अध्ययन होता है वह किस चीज का होता है दोस्तों? तो आपको बिल्कुल तरीके से चीजों को याद रखना है। तो व्यवहार का, किसका? व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किन्होंने क्या है, तो जेबी वाटसन के द्वारा ये चीजें कही गई है। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 22 नंबर की। 22 नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, यही आपको बताना है। तो बाल विकास का कौन एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बात तो सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बात तो सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, बात सही है, बिल्कुल सही बात है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं दोस्तों, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, यही सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? याद रखेंगे, कौन सा कथन एक नहीं है, वही आपको बताना है कथन। तो विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं, बात सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, एक गलत है तो गलत है, तो यही क्या होगा दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चीजें पता है ना, कि आपको पता है कि विकास जो होता है वह जन्म से लेकर, चाहे आपका किशोरावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे शैशवकाल हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, जीवन प्रयत्न चलता है, आगे की तरफ चलता है, कभी पीछे नहीं होता है दोस्तों, निश्चित रेखा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे 24 नंबर की। इरफान खिलौने तोड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों, इरफान एक लड़का है जो खिलौने तोड़ता है। उसके पुर्जों, याद रखेंगे दोस्तों, क्या करता है, तो उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी, याद रखेंगे, और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। याद रखेंगे, यहाँ पे छूट गया है, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, सही दिशा में संचरित करेंगे, ये आपका पूरा है, संचरित करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका।
तो इरफान खिलौने को तोड़ रहा है, उसको पुर्जों पुर्जों में बांट रहा है। ये आपका क्या है दोस्तों, याद रखेंगे पेडागोजी है। देखिए ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे, उसे समझाएंगे खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि वह तोड़ेगा नहीं तो वह जानेगा कैसे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। नहीं दोस्तों, उसके जिज्ञासु स्वभाव को आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। उसको कभी मारे डांटे फटकारेंगे नहीं, उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आप कर तो रहे हो लेकिन आप जानो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। चलिए 25 नंबर की हम बात करेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसी सहायता करता है ये देखना है दोस्तों। तो शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, कि शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, कि शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। किसमें दोस्तों, तो बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक सहायता करता है क्योंकि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर की बात करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा, मतलब कि वह विशिष्ट का मतलब प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा समान भाव से सीख सकता है, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आएगी। तो देखिए ना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों, सबके लिए है। बात गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, नहीं असंभव नहीं होगा, संभव होगा दोस्तों। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं को एक समान नहीं होते, याद रखेंगे। और शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं, बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यदि इसका अर्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है दोस्तों कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और हार्ड पेडागोजी है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग रट के याद करके समझ लीजिएगा। चलिए 27 नंबर की बात करते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है दोस्तों, याद रखेंगे। यह आपकी स्त्रियां है, यही चीज़ आपको समझना है। तो पुरुष जो होते हैं वह स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसको दर्शा रहा है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पुरुष होता है ना वह स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये गलत चीज़ है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह है, यह रूढ़िवादिता है, यह चीज़ें कह दी गई है, इसको सब लोग ढो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह वाक्य क्या दर्शाता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह आपका क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब लड़का भी रो सकता है, लड़की भी रो सकती है, किचन का काम लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, जहाज लड़का भी उड़ा सकता है, लड़की भी उड़ा सकती है। केवल एक लोग को दर्शाया जाएगा कि किचन का काम लड़की करेगी, लड़का नहीं करेगा, तो सब चीज क्या होगा दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की, कि याद रखेंगे दोस्तों, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, किसके अंतर्गत कहलाती है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धिता सिद्धांत आप लोग जानते होंगे दोस्तों। और जब हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धिता सिद्धांत दिया गया तो उसमें आप लोगों को देखिए ना, यहाँ पशु है, खनिज है, पेड़ पौधे है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तार्किक गणितीय रूप में आएगा, कि आपका प्राकृतिक बुद्धि में आएगा, कि भाषाई बुद्धि में आएगा, कि आपका स्थानिक बुद्धि में आएगा, किस में आएगा दोस्तों, यह प्राकृतिक बुद्धि के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो आपका पशु हो गए, आपका खनिज हो गए, आपके पेड़ पौधे हो गए, सब प्राकृतिक बुद्धि के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक करिएगा। चलिए 30 नंबर की हम बात करते हैं कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, बच्चों को कभी भी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस तैयार किए जाने चाहिए, पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। कौन सा बालक कितनी चीज़ों को आप कवर कर सकता है, चीज़ों को सीख सकता है, और कौन से तौर तरीके को अपनाएं, एक सफल टीचर का एक गुण होता है, ठीक ना। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ये ऑप्शन जहाँ भी पूछे ना आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो एक बालक केंद्रित
एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों से, मुख्य रूपों से, शिक्षक से, व्यक्तित्व रूप से, समूहों में। याद रखेंगे दोस्तों, समूह में भी सीखते हैं, व्यक्तित्व रूप से सीखते हैं, आपका मुख्य रूप से भी सीखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक से भी सीखते हैं। लेकिन याद रखना सबसे बेस्ट है ना कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं, स्वयं और समूह दोनों में सीखते हैं। टीचर के साथ सीखेंगे, अपने बच्चों के साथ सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए 31 नंबर की हम बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रत्यक्षरण कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा, समावेशन कहलाएगा कि स्कीमा कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों? यही बताएंगे दोस्तों। तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है मतलब उस चीज़ों को क्या किया जाता है दोस्तों? संशोधित करके हम चीज़ों को क्या करेंगे? समायोजन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उसे हम क्या करेंगे दोस्तों? समायोजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम 32 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डाट को बढ़ावा मिलेगा। किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा? यही चीज़ आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, पुनर्बलन को बढ़ावा मिलेगा, कि ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को मिलेगा, कि व्यक्तित्व भिन्नताओं को मिलेगा, कि शिक्षार्थियों के स्वायत्तता को मिलेगा। किसको मिलेगा? आपको बता दें, कोई शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों में ऐसा गुण ला रही है कि जैसे कि आप लोगों ने जो कल का चैप्टर पढ़ा था, कल के जो अभ्यास आपने पढ़े थे, उस पढ़ी गई चीज़ों को आज के अभ्यास पढ़ने में यूज करिए। तो मतलब पुरानी बातों को नई बातों को सीखने में जब हम प्रयोग करते हैं तो ज्ञान के सहसंबंध, मतलब कि ज्ञान की जो चीज़ें होती है ना, उसी के संबंधित ज्ञान को हम सीखने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण में उसका उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब पुरानी चीज़ों को हम नई चीज़ों को सीखने में प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एक को हम लोग अंतरण या सहसंबंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न की। 33 नंबर कह रहा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डाट से संबंधित है। जो सृजनात्मकता होती है ना, आप लोग ऑप्शन को देखो, मैं अभी आपको बता दूंगा। मॉडलिंग से है कि आपका अनुकरण से है, कि अभिसारी चिंतन, कि आपका अपसारी चिंतन। तो जो आपकी सृजनात्मकता होती है, मॉडलिंग नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा। अब देखिए, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है ना जिसका जो आंसर होता है ना वो एक होता है। याद रखना, इसका आंसर एक होता है। और अपसारी चिंतन होता है ना, इसके आंसर बहुत होते हैं, जितना आप कल्पना कर सको। जैसे मैंने कहा कि देखो बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप लोग निबंध लिख दो, एक एस्से लिख दो। तो अगर मैं कह दूं कि मेला पर आप लोग निबंध लिख दो, तो मेरे क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा, अगर 40 बच्चों की संख्या है तो आप लोग बताइएगा 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, चाहे 40 बच्चे हैं, उसमें से 40 बच्चों के निबंध अलग अलग होंगे। तो यह जो निबंध लिखना कहलाएगा वह अपसारी चिंतन होगा। और यही मैं कह दूं दोस्तों, आप लोग बताओ 2 + 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है। तो 40 बच्चों अगर जान रहे हैं ना, तो वह 4 ही बताएंगे। तो यह चिंतन क्या कहलाएगा? तो यह आपका अभिसारी चिंतन कहलाएगा। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है किससे? तो यह जो संबंध रखती है वह अपसारी चिंतन से होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न की। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्यान भाव, याद रखेंगे, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। ये काम करेंगे तो बच्चा सीखेगा। व्यवधान को आप अधिक करेंगे, ये आपका सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। याद रखेंगे, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। नहीं दोस्तों, व्यवधान को कम करने के लिए, सफल समावेशन के लिए अध्यापक को अध्यापक द्वारा लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य नहीं दिए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन एवं संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। बात तो सही है। यहाँ पे गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। नहीं दोस्तों, गैर लचीली विधि का नहीं, आप लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 35 नंबर की हम बात करते हैं। पठन वैकल्य, याद रखेंगे, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका पठन वैकल्य होता है ना, वह लिखित विषय सामग्री के बोध में चुनौती पैदा करेगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे।
चलिए 36 नंबर की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित की गई थी? लेव वाइगोत्स्की, याद रखेंगे, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना वो समाज से सीखते हैं, और इनका यही यही दोस्तों नियम है, इनकी यही संकल्पना है, सामाजिक अंतःक्रिया। इनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं वो समाज से सीखते हैं, बड़े से सीखते हैं, उनके अनुकरण से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर की हम बात करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं होगी? यही आपको बताना। यहाँ पे देखिए श्रवण बाधित, श्रवण बाधित का मतलब, श्रवण का मतलब होता है सुनना, और बाधित का मतलब जो न सुने, याद रखेंगे। यह दोस्तों याद रखेंगे, जो सुनता न हो, याद रखेंगे। तो जो बच्चा सुनता न हो, बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखें, जब वो सुनता ही नहीं है तो आप लोग उसको श्रव्य किताबें क्यों देंगे? यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा। मुद्रित पुस्तकें मतलब वो देखकर पढ़ सकता है, उपशीर्षक वाले वीडियो बिल्कुल ये भी देखकर वो चीज़ों को समझ सकता है, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र देखकर भी चीज़ों को समझ सकता है, सब चीज़ें होगा। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए उसके यूज की नहीं चीज़ है, याद रखेंगे, तो इसलिए आप इसको नहीं करेंगे। उपयुक्त नहीं होगा कौन सी सामग्री? तो श्रव्य किताबें नहीं होंगी, बोलती किताबें नहीं होगी, ये याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके बिल्कुल सीखते हैं दोस्तों। ये चीज़ें करके बच्चा सीखता है, पढ़कर व लिखकर ये भी चीज़ें करता है, बच्चा सीखता है, बोलता है और सुनता है तभी भी चीज़ों को बच्चा सीखता है, सोचता है और उस पर गहरा चिंतन करता है, मनन करता है, तो ये भी करता है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए, सभी ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सही करिए, सभी का सभी क्या है दोस्तों? सही होगा, याद रखेंगे। चलिए शैशव काल की अवधि कितनी होती है, ये आपको बताना है। जो शैशव काल होती है ना, वह जन्म से लेकर 2 साल का होता है, और शैशव अवस्था होता है ना, वह जन्म से लेकर 5 साल तक होता है। याद रखना, शैशव अवस्था जो होता है ना, वह आपका क्या होता है दोस्तों? वह जन्म से लेकर 5 साल तक होता है, जन्म से लेकर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। और शैशव काल जो होता है ना, अब जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए 40 नंबर की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल और स्थूल चलन कौशल, याद रखेंगे, 2 प्रकार के आपके कौशल होते हैं, याद रखेंगे, 2 प्रकार के। एक होता है, याद रखना, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थूल गति कौशल, स्थूल गति कौशल याद रखना दोस्तों, और एक होता है आपका सूक्ष्म गति कौशल, दोनों याद रखना। सूक्ष्म गति कौशल आपको कैसे चीज़ों को याद रखना है? देखो, स्थूल गति कौशल में आपके शरीर की जो मांसपेशियां होंगी ना, बड़ी बड़ी मांसपेशियां यूज में आएंगी। जैसे आपसे कह दे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, आपका चढ़ना हो गया, ये सब चीज़ें स्थूल गति कौशल के एग्जाम्पल है। तैरना हो गया, गाड़ी साइकिल चलाना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, सब स्थूल गति कौशल के एग्जाम्पल है। लेकिन सूक्ष्म गति कौशल का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो बटन बीनना हो गया, जैसे लिखना हो गया, जैसे आपका काजल लगाना हो गया, ये सब सूक्ष्म गति के एग्जाम्पल हैं, याद रखना। तो इसमें से कहा है ऑप्शन आपका सूक्ष्म चलन कौशल कौन होगा? तो आपका लिखना, इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, जो उंगलियों का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। नृत्यांगना मतलब डांसर, नाचने वाली भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार का बुद्धि है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। पहले तो 1 नंबर आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत पूछता है। और याद रखना, जो ये राधिका है ना, खिलाड़ी भी है और साथ साथ में डांसर भी है। तो जब वह खिलाड़ी का काम करती है तभी भी उसका कौन सा विकास होता है? शारीरिक होता है। और नाचने का काम करती है तभी भी उसका कौन सा विकास होता है? शारीरिक होता है। तो उसके अंदर क्या आएगा? शारीरिक गतिक संवेदिक आएगा। बहुत लोग संगीत में जाएंगे, संगीत आपका सही नहीं होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शरीर की गति हो रही है, याद रखना, चाहे खेलने की बात हो चाहे नाचने की बात हो, राइट बात। चलिए आगे चलते हैं, 42 नंबर की हम बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डॉट डॉट प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मातृभाषा की, विदेशी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की, केवल सांकेतिक भाषा की। बहुत से ऐसे प्यारे साथी नहीं, पूरे प्यारे साथी होंगे जो इसका प्रश्न बिल्कुल हल कर लिए होंगे। तो बच्चों की कैसी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दी गई थी कि प्राथमिक भाषा, जो प्राथमिक अक्षर स्तर में मतलब 1 to 5 के जितने भी क्लास है उसमें बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाए। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर की हम बात करते हैं। 43 नंबर क्या कर रहा है? पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है?
किसमें दोस्तों? तो जो आप ऑप्शन देखिए ना, वस्तुनिष्ठता हो गया और आपका वास्तविकता हो गया, इसकी भूमिका बढ़ जाती है। कहाँ पे दोस्तों? संवेदी पेशी अवस्था में, क्या आपका जो क्रियात्मक अवस्था में, क्या आपका ठोस सक्रिया की अवस्था में, क्या आपका औपचारिक सक्रियता की अवस्था में। तो आपको बता दें कि पियाजे के अनुसार जो आपकी औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है, इसमें वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। 44 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 44 नंबर प्रश्न कहेगा कि आपका इसमें प्रश्न ये है ना कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप विशिष्टकृत होती है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो आपका यहाँ पे अमूर्त चिंतन हो गया और इसके बाद तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टकृत होती है, वह अवस्था आपकी होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन, इसमें बच्चा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर जब मूर्त करे तो दोस्तों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, और जो दोस्तों इंद्रियों के द्वारा कोई भी कौशल हो तो संवेदी गामक होगा। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 45 नंबर प्रश्न की। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? तो याद रखेंगे, अनुभवात्मक अधिगम पर बिल्कुल सही है, डिजिटल अधिगम पर बात सही है, वैज्ञानिक अधिगम पर बात सही है, करके सीखना बिल्कुल सही है दोस्तों कि आपका करके सीखना बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अधिगम, डिजिटल अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक करेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि जो सभी तरीके हैं ना, बिल्कुल सभी तरीकों पर बल देती है शिक्षा नीति। चलिए 46 नंबर की हम बात करते हैं, दिव्यांग अधिनियम 2016। याद रखेंगे, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांगता को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया? तो विकलांगता को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया आपको बता दो दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो आपका दिव्यांग अधिनियम 2016 कहता है कि विकलांगता के पूरे 21 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर की हम बात करेंगे। 47 नंबर कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, किससे सीखते हैं? तो बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यही लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं। तो अनुकरण से सीखते हैं कि आपका वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं, कि परिपक्व होने पर सीखते हैं। तो जो आपका लेव वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वयस्क एवं समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर की हम बात करते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि वाइगोत्स्की के जो आपका निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीकी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर परिवर्तन को सम्मिलित करने की जो तकनीक होती है दोस्तों, वह तकनीक कहलाती है स्कैफोल्डिंग। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सही मानिएगा। 49 नंबर की बात करते हैं, किसी भी विद्यार्थी को अधिगम व समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? तो किसी भी विद्यार्थी को अधिगम एवं समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली जो सहायता होती है, मतलब बाहरी सहायता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर की हम बात करेंगे, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, यही आपको बताना है दोस्तों। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और जन्म पर ही समाप्त हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बिल्कुल बात सही है। विकास एकल आयामी नहीं बहुआयामी होता है, विकास पृथक होता है नहीं एकीकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो विकास होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक होगा, यही बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और अभी तक आप अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।